इस पुनश्चर्या कार्यक्रम के पंच दिवस के द्वितीय सत्र में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस सत्र में हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर रजत अग्रवाल जी आईआईटी रुड़की से हमारे मध्य पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनियों से हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें पुनः आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने आपको सुना था और जो ये काफ़ी जटिल विषय माना जाता है रिसर्च, उसे आपने काफ़ी सरल शब्दों में हम सभी को उससे आपने उसको बताकर अभिभूत किया। आप श्री के द्वारा जो है लगभग 150 शोध पत्र प्रसिद्ध प्रतिष्ठित जो जर्नल है उसमें प्रकाशित किए जा चुके हैं। डॉक्टर आनंद स्वरूप आर्य विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आप प्रबंधक के रूप में सेवा दे रहे हैं। आईआईटी रुड़की उप संकाय अध्यक्ष के रूप में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और लगभग 16 वर्षों का एक बहुत लंबा आपका शिक्षण का अनुभव है और अनेक देशों में आपके व्याख्यान हो चुके हैं और भारत की जो अनेक कमेटियां हैं, समितियां हैं, उनमें आप सदस्य के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वास्तव में आपको सुनना मात्र हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का ये क्षण है और आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी एक पताका फहराई हुई है। लगभग 20 से अधिक 25 के आसपास आपके जो है शोधार्थी आपके द्वारा उनको शोध की उपाधि दी जा चुकी है। मैं आदरणीय पूज्य स्वामी परमार देव जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रजत अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। पतंजलि विश्वविद्यालय अपने आप में एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है। अनेकों कारण हैं, लेकिन एक कारण मैं बताते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनश्चर्या कार्यक्रम हम सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए यह आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में हमारे बीच में परम श्रद्धेय माननीय प्रतिकुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदया, माननीय संकाय अध्यक्षा महोदया लगातार प्रथम दिवस से लेके अभी तक हर सत्र में विराजमान रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। ये बड़ा सौभाग्य है कि उनकी उपस्थिति हम सभी को मोटिवेट करती है और इस तरह से जब अभिभावक साथ में होता है तो एक मनोबल बढ़ता है और उसको जानने का और अच्छा एक अवसर हमारे पास होता है। तो ये बड़ा ही इस रूप में विशिष्ट विश्वविद्यालय है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रजत अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विषय हम सभी को जो है। ओम। श्रद्धेय स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी एवं विश्वविद्यालय के सम्मानित अधिकारीगण और इस रिफ्रेशर कोर्स के सभी प्रतिभागी बंधुओं, आपके बीच में मैं 20 तारीख को उपस्थित हुआ था। तब हमने रिसर्च के एथिक्स के बारे में कुछ बात की थी। आज थोड़ा दूसरा विषय लेंगे, मैनेजमेंट और व्हाट आर द फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये प्रश्न आएगा कि हम जिस विभागों से आते हैं, हमको मैनेजमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे लिए इस सत्र की क्या उपयोगिता हो सकती है। ये पहला प्रश्न होगा हमारे सबके दिमाग में, क्योंकि जो पिछला सत्र था वो लगभग सभी के लिए उपयोगी था। लेकिन यहाँ अब ये प्रश्न होगा, आदित्य हैं यहाँ पर बैठे हुए, आदित्य कहेंगे भाई ये तो मेरा विषय है इसलिए मेरे लिए तो बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन रुद्र जी भी थोड़ा बहुत इस बात से सहमत हो सकते हैं। बाकी लोग जो हैं वो कहेंगे कि भाई हमारे लिए इस सत्र की क्या उपयोगिता है। तो पहले अपना विषय रखने से सत्र की उपयोगिता स्थापित कर दी जाए, और जब सत्र की उपयोगिता स्थापित हो जाएगी तो हम सबका फिर मन लगने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ सीखने लायक बात हो सकती है। हमने
बहुत सारे डॉक्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे वकील देखे होंगे, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर्स देखे होंगे। नाना प्रकार के जो अपनी विधाओं में निपुण लोग हैं उनको देखा होगा, उनसे कभी ना कभी हमारी मुलाकातें हुई होंगी। कभी हमको लगता है कि इस संस्थान का, इस प्रोफेशनल का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। कुछ का लगता होगा हम सरकार में नाना मंत्री बनते रहते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, हम उनको कई बार बधाई का पत्र भेजते हैं, कई बार बधाई का जवाब आता है, कुछ के कार्यालय से नहीं आता जवाब। तो लगता है कि भाई इनके कार्यालय का प्रबंधन ठीक है, इनके कार्यालय का प्रबंधन थोड़ा ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट विषय जो है वो केवल जो मैनेजमेंट को पढ़ते पढ़ाते हैं उन तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट का जो विषय है वो सभी लोगों को अपने क्षेत्र में और उत्कृष्ट बनाने के लिए आवश्यक है। मैं जो भी काम करता हूं, मैं एक अच्छा हॉस्पिटल चला रहा हूं, मैं एक अच्छा संस्थान चला रहा हूं पतंजलि के माध्यम से। ये संस्थान इतना अच्छा ग्रो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि प्रबंधन ठीक है। अगर प्रबंधन ठीक नहीं होगा तो कितनी भी हमको स्किल्स आती हों, हम अपनी विधा में कितने भी निपुण हों, हम एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए देयर इज ए नीड ऑफ मैनेजमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मैं इंजीनियर हूँ, मैं या डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ तो मुझे याद रखना है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कब आ रही है, उसके लिए लास्ट डेट पेपर सबमिशन की कब है, उससे पहले मेरा पेपर तैयार हो जाए जिससे कि सही समय से उसमें पेपर सबमिट हो जाए, उसके हिसाब से मुझे जो यात्रा की प्लानिंग करनी है वो मैं कर सकूं। तो वहाँ भी प्रबंधन की आवश्यकता है। कटियार सर आईआईटी से आए हैं, जानते होंगे कि हमारे यहाँ हर सेमेस्टर में शोध छात्रों को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, आपके यहाँ भी होगा। और ये कैलेंडर बहुत पहले से पता रहता है, लेकिन प्रबंधन ठीक ना होने की वजह से उस विद्यार्थी का वो बिल्कुल आखिरी दिन आता है आपके पास, सर बस अभी 2 मिनट रह गए हैं और ये पोर्टल बंद होने वाला है, उसको साइन कर दीजिए। तो ये सब हमारे साथ भी होता होगा कि हम बहुत सारे काम फायर फाइटिंग मोड में करते हैं, और जब हम फायर फाइटिंग मोड में कोई काम करते हैं इसका मतलब है कि हमारे कहीं ना कहीं प्रबंधन में कुछ कमी है। जो काम, और ये एक सहज बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि जो काम हम रूटीन में कर सकते हैं उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा ज़्यादा अच्छी रहती है एज कंपेयर टू द आउटपुट विच वी डू इन इमरजेंसी सिचुएशंस। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर आप कभी पुलिस से संदर्भित कोई शोध पत्र पढ़ें कि पुलिस की एफिशिएंसी को कैसे नापा जाता है, पुलिस की एफिशिएंसी को कैसे नापा जाता है, तो जब आपके शहर में कर्फ्यू लग गया, कोई दंगे हो गए, उस समय पुलिस जो काम कर रही है वो वाला समय जो है उनकी एफिशिएंसी को नापने से हटा दिया जाता है। जब पीस टाइम है, सब कुछ बिल्कुल सहज चल रहा है आपके शहर में, आपके थाने में, उस समय आप कैसे काम कर रहे हो वो ही केवल मानक माना जाता है आपकी एफिशिएंसी को नापने के लिए। जब दंगा फसाद हो रहा है तब लाठी डंडा चला दिया आपने, कर्फ्यू लगा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो आपकी एफिशिएंसी का परिचायक नहीं है। आपकी एफिशिएंसी उससे पता लगती है कि जब सब कुछ ठीक है तब आप किस तरीके से काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर समय की इस स्थिति को एक रूटीन स्थिति बना के रखना ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, यही मैनेजमेंट है इनफैक्ट। और इसलिए मैनेजमेंट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन ओनली, इट इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल डिसिप्लिन्स। You are running this Patanjali Vishwavidyalaya. For running the Vishwavidyalaya also, you require knowledge of management. Without that knowledge of management, it is not possible. Now, what are the future trends of management? So, this point is clear that management is required for everyone. इसमें किसी को कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तो पहले यहाँ से बात क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर एक एक बिंदु पर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आपने जो जो फोल्डर या साइट जो है जी। हमें उसको हम
उसको क्लोज करते तो क्लोज है बट वो रिसीविंग नहीं है तो वी हैव टू कीप दैट डेडलाइन मतलब एक हमें ऑटोमेशन मोड में डालना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि ऑटोमेशन मोड में तो हमारे यहाँ रहता है, लेकिन उसके लिए जब बच्चा आपके पास संपर्क करता है कि आप उससे उसकी प्रोग्रेस के बारे में आराम से बैठकर आधा घंटा उससे चर्चा कर सकें, वो समय ही बच्चा आपको नहीं देता, क्योंकि वो आपको बस पोर्टल की डेडलाइन के 5 मिनट पहले आपसे आके मिलता है कि सर ये मेरी रिपोर्ट साइन कर दीजिए बस। तो आप उससे फिर आपको भी लगता है कि अगर मैंने इस 5 मिनट में साइन नहीं किए तो इसका तो सेमेस्टर ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो ये सिस्टम से ही बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ना आपके पास वो तो ये इशू है जहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। प्रबंधन के जो हम बातचीत जब करते हैं तो कुछ बेसिक सूत्र हैं। उन बेसिक सूत्रों से सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहला सूत्र है डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य को, कोई भी बड़ा काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप किसी भी काम को एक साथ करने की सोचेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। जब उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर पानी की बोतलें रखी हुई हैं आप सबके सामने। अगर मुझको ये सोचना है कि इस पानी की बोतल में मुझे कुछ इनोवेशन करना है, कुछ नयापन लाना है, और मैं सोचूं ये बोतल को मैं कुछ अलग तरीके की डिजाइन बना दूं सिंपली ऐसे, तो आपको वो काम बहुत मुश्किल लगेगा और इसीलिए इस बोतल में कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुए नहीं। लेकिन अगर आप इस बोतल को 3-4 हिस्सों में तोड़ दें कि एक इसका कैप हो गया, एक इसकी नेक हो गई, एक इसकी बॉडी हो गई, एक इसका बेस हो गया, जैसे ही आप इसको 3-4 हिस्सों में तोड़ेंगे फिर आपको संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगी। तब आपको लगेगा कि अच्छा मैं इसकी कैप में क्या सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको बस में जाता हूँ और कैप खोलता हूँ तो कई बार कैप गिर जाती है। फिर मैं बड़े धर्म संकट में होता हूँ कि इस जमीन पे गिरी हुई कैप को दोबारा बोतल पे लगाऊं या ना लगाऊं। तो मेरे पास एक गुंजाइश है इम्प्रूव की कि कैप गिरे ना जमीन पर, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोतल तो उसकी बॉडी से पकड़ता हूँ और बॉडी जो है थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो अब मजबूत बॉडी के लिए वहाँ पर किस तरीके का मटेरियल लगाया जाए जिससे कि बॉडी जो है उसकी मजबूत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ देते हैं, हम लोग जब पीएचडी करते हैं या कराते हैं तो एक बच्चे से टाइम चार्ट बनवाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं गैंट चार्ट, GANTT चार्ट, गैंट चार्ट। तो मेरा उद्देश्य तो है पीएचडी थीसिस सबमिट करना, लेकिन मुझे पता है कि इस पीएचडी थीसिस में बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पड़ाव आएंगे, छोटे छोटे पड़ाव। तो उन छोटे छोटे पड़ावों को निर्धारित करना कि मैं कब कौन सा काम पूरा कर लूँगा, कब तक मेरा लिटरेचर रिव्यू पूरा हो जाएगा, कब तक मेरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, कब मेरा एनालिसिस पूरा हो जाएगा, कब तक मैं अपना पहला पेपर लिख लूँगा। जब मैं इस तरीके से अपने पूरे लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता हूँ तो वो काम बहुत सहज हो जाता है और मैं अपनी प्रोग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मैंने लगभग अंदाज़ा लगाया कि मैं 3-3.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाऊँगा। अब 3-3.5 घंटे में दिल्ली पहुँचूँगा तो उसके लिए मुझे पता है कि मैं आधे घंटे के बाद रुड़की क्रॉस कर लूँगा, 1 घंटे के बाद मंगलौर क्रॉस कर लूँगा, फिर 2 घंटे के बाद मैं मेरठ क्रॉस कर लूँगा और 3 घंटे तक मैं दिल्ली में पहुँच जाऊँगा और 3.5 घंटे बजे मैं एयरपोर्ट पे रहूँगा। तो जब मैं लगातार इसको वॉच करता रहूँगा कि अब मेरा रुड़की क्रॉस हो गया, मुजफ्फरनगर क्रॉस हो गया, मेरठ क्रॉस हो गया, तभी मैं लक्ष्य को सही समय से प्राप्त कर पाऊंगा। नहीं तो पता लगा 3.5 घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं तो अभी मुजफ्फरनगर ही पहुंचा हूँ, किसी वजह से कुछ अनायास कोई समस्या हो। और यदि कोई बीच में इस तरीके से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ तो कंटिन्यूअसली मुझे रिवाइज करना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य को मैं किस तरीके से पुनर्निर्धारित कर सकूँ। सो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, कि हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। मैनेजमेंट का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारी जगह हम सही से फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन यदि उसको हम फॉलो करें तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स
generally from the top we are given responsibility to execute some work. हम हमारे नीचे जो अधीन कार्यरत लोग होते हैं उनको काम करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं देते। प्रबंधन ये कहता है कि यदि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उस काम से संबंधित लिमिटेड अथॉरिटी भी उसको देनी चाहिए। अथॉरिटी तो मैं सारी अपने पास रखता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाले को दे देता हूं। तो ये जो है तारतम्य नहीं बन पाता। इससे दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी वजह से कुछ लीडर्स बहुत सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं। जब हमने अटल जी के समय में परमाणु परीक्षण किया था तो जो सफल परीक्षण है वो तो हमें याद है, लेकिन उसी से कुछ दिन पहले हमने एक असफल परीक्षण भी किया था। और जब वो असफल हुआ तो कलाम साहब ने उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि भाई जो भी असफलता हुई है ये मेरी वजह से हुई है। और उसलिए वो एक ऐसे लीडर के रूप में देश में जाने जाते हैं जो कि अक्रॉस द पार्टीज उनका एक अलग सम्मान रहा। तो जब तक हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ नहीं चलाएंगे तब तक, क्योंकि मैं आपको इसलिए एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग जिस संस्थाओं से आते हैं IITs वगैरह, वहाँ के बच्चों के लिए ड्रीम कंपनीज होती हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये सब कंपनीज ऐसी, माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पर बच्चा जाने के लिए अपनी कल्पना रखता है। और वहाँ जाकर भी बच्चे उन कंपनियों को छोड़ देते हैं कई बार। तो जो उनकी ड्रीम कंपनीज है उसके बाद भी उनको वो छोड़ देते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं जिसके लिए बाकी दुनिया सपने की तरह सोच सकती है। तो रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर लोग इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ते हैं। एक लेवल के बाद उनको ब्रांड और पैसा ये सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता, मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा जो अधिकारी है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पाया गया है दुनिया में जो लोग जॉब्स छोड़ते हैं। मेरा अगर इमीडिएट बॉस अच्छा नहीं है, मैं उसके कमरे में घुसूं और कमरे से घुसने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा हूं तो मेरा मुख मुद्रा अगर प्रसन्न नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे बॉस में वो बॉस होने की जो काबिलियत है वो नहीं है। और इसके लिए जब तक वो बॉस क्या करता है, सारी अथॉरिटी तो अपने पास रखेगा और हर गलत काम के लिए या जो भी कुछ गड़बड़ हुआ है उसके लिए आपको ही जिम्मेदार बनाता रहेगा। तो ये भी प्रबंधन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लगातार साथ साथ चलनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आपको इनफाइनाइट अथॉरिटी दे दी जाए। जितना काम आपको दिया गया है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके हिसाब से लिमिटेड अथॉरिटी आपको दी जानी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो एक और प्रमुख सिद्धांत है, यूनिटी ऑफ कमांड। इस यूनिटी ऑफ कमांड का भी बहुत महत्व है। कई बार संस्थाओं में इस यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन भी होता है। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का एक निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। निश्चित डायरेक्शन का मतलब है कि यदि ये एक व्यक्ति है, उसके नीचे एक बी काम करता है, उसके नीचे एक सी काम करता है, उसके नीचे एक डी काम करता है, तो जो कम्युनिकेशन है वो इसी तरीके से फ्लो होना चाहिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये है यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन कई बार क्या होता है कि ए सीधे सी को कम्युनिकेट कर देगा, ए सीधे डी को कम्युनिकेट कर देगा, बीच के बी सी को बाईपास कर देगा। ये वायलेशन हो गया यूनिटी ऑफ कमांड का। और जब ये यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाते हैं। तो कोशिश करके हमें यूनिटी ऑफ कमांड को हमेशा आदर के साथ फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। और कम्युनिकेशन में बहुत रिसर्च हुई है पूरी दुनिया में। मैं एक रिसर्च का आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर
कि किस तरीके से कम्युनिकेशन की रिसर्च जो सीनियर व्यक्ति है उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनीष अभी थे यहाँ पर, लेकिन ये रिसर्च हुई साइकोलॉजी की फील्ड में ही। तो एक बार करीब 20-25 साइकोलॉजिस्ट को एक जगह इकट्ठा किया गया और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 12-12 के। और उसके बाद उन दोनों ही ग्रुप्स को जो बहुत ही पॉपुलर राइम्स हैं वो दी गई, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, इस तरीके की जो बहुत ही पॉपुलर राइम्स हैं वो उन दोनों ग्रुप्स को दी गई। अब उसमें से एक ग्रुप को ये कहा गया कि आपको ये राइम जो है बजा के सुनानी है, मतलब ये इस तरीके से टेबल पे ही बजानी है केवल, और जो दूसरा ग्रुप है वो बताएगा कि ये कौन सी राइम बजाई जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80% ऑफ द टाइम्स द अदर ग्रुप आइडेंटिफाइड द रॉन्ग राइम्स। और उसका जो कंक्लूजन निकाला गया उस स्टडी का, वो ये निकाला गया कि जो व्यक्ति कम्युनिकेशन में संप्रेषण कर रहा है, जो कह रहा है, वो ये मान के कहता है कि मैंने तो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे दी है नीचे, जबकि उसी की इंफॉर्मेशन में फॉल्ट होता है। और वो फिर नीचे वाले से अपेक्षा ये करता है, सामने वाले से, कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो तुमको सही समझा रहा हूं लेकिन तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। जबकि होता उल्टा है कि जो समझाने वाला व्यक्ति है वही सही से नहीं समझा रहा है, इसलिए नीचे वाले को समझ में नहीं आता है। लेकिन हम मानते नहीं है ऐसा, हम मानते ये हैं कि उसका जो लेवल है, उसका जो इंटेलेक्ट है वो इतना नहीं है, और हमने तो बिल्कुल सही तरीके से मैसेज कन्वे कर दिया गया है। तो जो व्यक्ति अथॉरिटेटिव पोजीशंस में हैं उनके लिए प्रबंधन का ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कितना स्पष्ट है। यदि वो स्पष्ट नहीं है तो आप अपनी टीम के जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन पर इस बात की दोषारोपण नहीं कर सकते कि उनको आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से समझ में नहीं आया है। तो ये जो यूनिटी ऑफ कमांड और कम्युनिकेशन, बोथ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। उसके बाद एक और प्रिंसिपल आता है इसमें, जो कहता है हमको, ये एक फ्रेंच वर्ड है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स। क्योंकि जब आप गूगल करें तो गूगल करने पे अगर आप मैनेजमेंट का अर्थ प्राप्त करेंगे तो वो कहेगा कि टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। सिंपल एक डेफिनेशन है, टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। अब टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स में यदि इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ 2 पार्टीज हैं। एक पार्टी है जो काम लेना चाहती है और दूसरा पार्टी है जो काम करेगी आपके लिए। और जैसे ही आपने किसी भी संस्था में इस तरीके की 2 पार्टीज, 2 ग्रुप्स का निर्माण कर दिया कि एक जो ऑफिसर है जो काम लेगा और दूसरा जो लेबर है या वर्कर है जो आपके लिए काम करेगा, तो अचानक से आप पाएंगे कि वहाँ एक संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। एस्प्रिट डी कॉर्प्स कहता है कि हम सब लोग एक ही हैं, हम सब लोग एक ही हैं, हम 2 अलग अलग लोग नहीं हैं, और सबके उन्नति में ही संस्थान की उन्नति होगी। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी संस्थान की उन्नति होगी। तो जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं या जो लोग भी उस सिस्टम का पार्ट हैं, वो सब लोग एक टीम की तरह काम करें। ये एस्प्रिट डी कॉर्प्स का प्रिंसिपल कहता है। यदि आपने ऑर्गेनाइजेशन में 2 टीम्स बना दी अपनी, तो निश्चित रूप से आपके ऑर्गेनाइजेशंस में धीरे 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 कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते चले जाएंगे। तो ये तो मैनेजमेंट जो आज की तारीख में है, जो किसी भी संस्था में होना चाहिए, उससे संदर्भित मैंने कुछ आपको सूत्र के रूप में बातें कही। लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें नई नई प्रकार की जटिलताएं आ रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करना अब नए मैनेजमेंट की, नए प्रकार के संस्थानों की ज़्यादा बड़ी चिंताएं हैं। और उसके लिए एक शब्द आता है आजकल जिसका हम बहुत बार बार प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं वूका। वूका, ये शब्द आपको बहुत मिलेगा कई जगह पढ़ने के लिए। हो सकता है कुछ लोग इसको पहले से जानते हों वूका को, और कुछ नहीं भी जानते हों। ये वूका जो है ये 4 शब्दों का एक समूह है। वी माने
वोलेटाइल, यू माने अनसर्टेन, सी माने कॉम्प्लेक्स और ए माने एम्बिग्युअस। तो जो करंट एनवायरनमेंट है, इट्स वोलेटाइल. Current environment is highly uncertain. We all are seeing what is happening in Maharashtra. So that is an example of uncertainty. कल तक क्या था, आज क्या हो जाए, nobody knows. So the level of uncertainty is increasing in our environment, continuously increasing. So VUCA is volatile, uncertain, complex and ambiguous. तो ये चार शब्द मिलकर VUCA बनाते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की मुझको कोई बहुत खास आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट में अगर आप सोचें, आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वो हर समय वूका इवेंट से भरा हुआ है, हर समय वूका इवेंट से भरा हुआ है। जब रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध प्रारंभ किया, हम में से बहुत सारे लोग समझते थे कि भाई ये सप्ताह भर की बात है, अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस एक्ट हो जाएंगी या रशिया जो है यूक्रेन को 10-12 दिन में ख़त्म कर देगा और उसके बाद चीज़ें कुछ नॉर्मल आ जाएंगी। आज लगभग 4 महीने होने वाले हैं उस युद्ध को और अभी नहीं पता कि कब तक वो युद्ध चलेगा। तो अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र का जो क्राइसिस है वो भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिख रहा है। कोविड आएगा, किसको पता था, और कोविड बार बार आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कब तक ख़त्म होगा। तो अचानक से चारों तरफ वातावरण में आपको वूका इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो वूका इवेंट्स हैं, इनको हैंडल करने के लिए, ये और हमारे जीवन में भी हैं, आपको रोज नाना प्रकार की नई परिस्थितियां अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। तो वूका इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, वूका इज इक्वली एप्लीकेबल टू अवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, एंड देयरफॉर management needs some new trajectories, management needs some new dimension to handle these VUCA events. So how to handle VUCA, let's discuss for that aspect in next few minutes. For VUCA events, one very important thing is we need to be resilient. Those organizations which are resilient, they can survive any kind of VUCA events. अब ये रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस कह दें या लचीलापन कह सकते हैं हम हिंदी में। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने मूल सिद्धांतों को तो नहीं बदलते, मूल सिद्धांतों को बदलने की बात नहीं है। कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसा परिस्थिति देखी वैसे अपनी बात को बदलते चले गए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं नहीं टिकेंगे। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण है उसकी क्या आवश्यकता है, इसका मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। मैनेजमेंट में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें बहुत कुछ, वैसे तो हम ये मानते हैं कि सब कुछ वैदिक ज्ञान परंपरा से आ रहा है, लेकिन जो वर्तमान भौतिक मैनेजमेंट है उसका बहुत कुछ नॉलेज जो है पूरी दुनिया को जापान ने दिया है। और जापान का ही मैनेजमेंट, शुरुआत में अमेरिका बहुत रजिस्ट करता था इस बात को, लेकिन बाद में धीरे धीरे जिस तरीके से जापानीज कंपनीज अमेरिकन मार्केट में घुस गई, फिर उनको भी लगा कि भाई यही सिद्धांत सही है जो जापान करता है, और अब सारी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो जापानीज सिस्टम को ही फॉलो करती हैं मैनेजमेंट में। तो जापान का जो सिद्धांत है वो सबसे सर्वोपरि है आज की तारीख में। अब जापान का सिद्धांत एक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट में JIT। JIT एक सिद्धांत है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का उपयोग होता है कि हम लोग इन्वेंट्री, जो हम सामान बनाते हैं, वो सामान जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर करके ना रखें, जितनी आवश्यकता हो उसी के हिसाब से उतना ही सामान बनाएं। और क्योंकि ये माना जाता है कि अगर ज़्यादा आप सामान बना के रख लेंगे तो उसमें से कुछ टूट फूट हो सकती है, कुछ चोरी हो सकती है, और उस सामान को बना के रखने में आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी काफ़ी ब्लॉक हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जापान ने एक सिद्धांत लेकर आया JIT के नाम से। अब वो जो JIT है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया धीरे धीरे। लगभग भारत की सभी कंपनीज JIT को फॉलो करती है आज की तारीख में। और जैसे ही ये कोविड आया वैसे ही अब JIT पर प्रश्न चिन्ह लग गए बहुत सारे, क्योंकि कोविड की वजह से
बहुत सारी सप्लाई चेन्स अटक गई। चाइना से माल ही नहीं आ पा रहा था। अब चाइना से माल नहीं आ पा रहा है, इधर मोबाइल फोन्स चाहिए, इधर बच्चों को लैपटॉप्स चाहिए, वहाँ से चिप नहीं आ रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं आ रही है, तो मोबाइल कैसे बनेगा, लैपटॉप कैसे बनेगा। तो अचानक से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठा दिए कि ये JIT सिद्धांत किस हद तक सही है ऐसी सिचुएशंस को ध्यान में रखने के लिए। तो कहने का पर्पस ये है कि आप कितने भी अच्छे सिद्धांत बना के रखते चले जाएं, समय के अनुसार उन सिद्धांतों पर आपको एक बार पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। तो अब लोगों ने ये कहा कि भाई JIT तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन JIT कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए हमें कुछ नई प्रकार की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और फिर अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, चूंकि आजकल डेटा बहुत जनरेट हो रहा है, चारों तरफ डेटा जनरेट हो रहा है। अब जब डेटा जनरेट हो रहा है तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतना सारा डेटा जो जनरेट हो रहा है, इसका लाभ लेते हुए अब हम बहुत पहले ही आगे का भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसके हिसाब से JIT का लेबल सेट कर सकते हैं। तो अब हम जितनी भी बातें करते हैं मैनेजमेंट में, वो सब डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बातें होती हैं, जिससे कि हम लोग इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। ये जितना भी वूका है, इसका जो आंसर है कि इसको कैसे हैंडल करना है, वो है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजमेंट में वर्तमान में अब डेटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। हम लोग हर समय इस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, इन सब पर हर समय मौजूद रहते हैं। और ये जो भी हम काम कर रहे हैं, किस फोटो को हम लाइक कर रहे हैं, क्या नई पोस्ट डाल रहे हैं, ये सब लगातार डेटा जनरेट होता चला जा रहा है। इवन ये जो आपका CCTV कैमरा है, ये जो मुझको कैप्चर कर रहा है, आप सबको कैप्चर कर रहा है, ये भी डेटा जनरेट हो रहा है। यदि पतंजलि विश्वविद्यालय ये चाहे कि इस प्रोग्राम में किसने कितनी रुचि से भाग लिया, तो ये जितनी इसकी फीड है, इस फीड को सही से एनालाइज करे तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई किसने किस तरीके से इस प्रोग्राम्स का लाभ लिया, नहीं लिया, जो कुछ भी है। तो आजकल डेटा बहुत ज़्यादा तेजी से जनरेट हो रहा है और उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अमेज़ॉन जो कंपनी है, जिसका नाम आपने सुना होगा, अमेज़ॉन एक मिनट में सर 4000 प्रोडक्ट बेचती है। पर मिनट 4000 प्रोडक्ट बेचती है अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन की वेबसाइट पर इस समय 3.7 बिलियन डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 3.7 बिलियन डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अब यदि एक व्यक्ति अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाए तो 3.7 बिलियन प्रोडक्ट्स देखने के लिए उसका 1 साल लग जाएगा कम से कम। तो आप जब अमेज़ॉन की साइट पे जाते हैं, आप तो अपना फैसला 10 मिनट में ही कर लेते हैं कि मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। तो अमेज़ॉन ने आपका एक पूरा ग्राफ बना रखा है कि रजत अग्रवाल अगर साइट पे आता है तो वो क्या व्यक्ति है, और उसने कहाँ से लिया वो मेरा ग्राफ। वो मेरा जितना भी मोबाइल पर डेटा है, जितना भी मैं एलेक्सा से बात कर रहा हूँ, जितना भी मैं फेसबुक पे काम करता हूँ, वो सब डेटा को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और उसके आधार पे उन्होंने मेरा एक पर्सनालिटी बना लिया। जैसे आपको एक और उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, विराट कोहली बड़ा पॉपुलर खिलाड़ी है, सब जानते हैं। अब विराट कोहली एक बढ़िया महंगी गाड़ी खरीदने किसी शोरूम में जाता है। अब वो ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता है जो 4-5 करोड़ के आसपास की हो, और महंगी भी हो सकती है। तो जो शोरूम का मैनेजर होगा वो उसको कैसे दिखाएगा कि ये गाड़ी वो पसंद ही कर ले। अब जब वो विराट कोहली, उसको पता है, क्योंकि विराट कोहली बिना बताए तो जाएगा नहीं। विराट कोहली जब वहाँ शोरूम में पहुंचने वाला है, उससे पहले उन्होंने विराट कोहली के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स स्कैन कर लिए कि वो किस तरीके के कपड़े पहन रहा है पिछले दिनों में। वो लाल टी शर्ट ज़्यादा पहनता है कि नीली टी शर्ट ज़्यादा पहनता है कि पीली टी शर्ट ज़्यादा पहनता है, तो उससे उसके कलर चॉइस का पता लग गया। क्रिकेट खेलता है तो सबको पता है, क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है, स्क्वैश खेलता है, पूल खेलता है, वो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से देख लिया। क्योंकि जो 5 करोड़ की गाड़ियां होंगी सारी, वो सारी गाड़ियां बहुत अच्छी वाली होंगी, उनमें टेक्निकली कोई कमी नहीं होगी।
वहां तो केवल उसको वाउ फैक्टर चाहिए, जो वाउ फैक्टर से गाड़ी बिक सके। अब उस वाउ फैक्टर के लिए जब तक वो सेल्समैन इतनी सब रिसर्च करके नहीं रखेगा, तब तक वो गाड़ी उसकी नहीं बिक पाएगी। और वो उसको केवल एक ही गाड़ी दिखाएगा कि सर देखिए, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छी है। सर देखिए, इसमें आपको जो आपकी जो गोल्फ की स्टिक्स है उसके रखने के लिए अलग से जगह बना रखी है। देखिए सर, यहाँ पर इसका कलर देखिए सर, लाल कलर में कितनी बढ़िया लग रही है। ये नहीं कहेगा कि सर आपका फेवरेट कलर है लाल कलर, देखिए लाल कलर कितना खिल रहा है इस गाड़ी पे। वो धीरे धीरे उसको वो चीज़ें बताएगा जो उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती है। वो फिर एकदम कहेगा हाँ भाई, ये गाड़ी बुक कर दो मेरे नाम से। तो डेटा इज द की, डेटा इज द की टू हैंडल दिस वूका एनवायरमेंट। और आप लोग को भी, अब इसको, ये तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कहा, हम अपना व्यक्तिगत लेवल पर भी जो अलग अलग प्रकार का डेटा है, अलग अलग प्रकार का डेटा, जैसे कि हमने पिछले दिनों बात की थी अपने रिसर्च पेपर्स की, तो हमारे लिए एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी रिसर्च की प्रोडक्टिविटी किस तरीके से चल रही है। पेपर छापना ही नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कैसे आगे बढ़ रही है, क्या वो साइटेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और ओवर द ईयर वो किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, वो मेजर करना कंटिन्यूअसली। उसके बाद जो मेरे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में मैं कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। यदि मैं एक अध्यापक हूँ तो मेरा टीचिंग फीडबैक किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये सारी की सारी जितनी भी डेटा पॉइंट्स हैं, उन डेटा पॉइंट्स को एक जगह संभाल के रखते रहना, और फिर आपको खुद ही अपनी पर्सनालिटी का पार्ट पता लगता चला जाएगा। हम लोग जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं इसमें, तो एक और चीज़ है जिसको आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में जरूर यूज़ करें। स्वामी जी इस बात को कई अलग अलग प्रकार से बताते हैं, मैं इसको मैनेजमेंट की दृष्टि से बताना चाहूँगा। इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये एक पर्सनालिटी डेवलप करने का एक बहुत ही साधारण सा और बड़ा इफेक्टिव टूल है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और कभी भी इस स्वॉट को अपने दिमाग में ना करें। इसकी शर्त यह है कि इसको दिमाग में ना करें, इसको डायरी में लिखकर ही करें। इसको डायरी में लिखकर करें, तभी इसका लाभ होगा। यदि केवल आपने अपने सोच सोच के कर लिया तो इसका कोई आपको लाभ नहीं दिखाई देगा। जब तक आप इसको लिखकर ना करेंगे, तो इसकी शर्त यही है। एक पेज पर ऐसे 4 हिस्से बना दें। एक हिस्से का नाम रख दें स्ट्रेंथ, एक का नाम रख दें वीकनेस, एक का नाम रख दें अपॉर्चुनिटी, एक का नाम रख दें थ्रेट। आपकी क्या ताकत है, स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ताकत को पहचानना। और यदि मैंने अपनी ताकत को नहीं पहचाना तो समस्या हो जाएगी। स्वामी जी ने योग दिया पूरी दुनिया में, और आप सब लोग चूंकि दिन रात यहीं रहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस बात पे कितना चिंतन करते हैं कि आज पतंजलि जिस जगह पर है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। मुझे एक कारण जो समझ में आता है कि हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो पहचानो और उसी पर खेलो। भारत की क्रिकेट टीम है, ज़्यादातर डोमेस्टिक मैचेस में जीतती है। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं अपनी पिच पर खेलूंगा तो ज़्यादा अच्छा स्कोर करूंगा, और यदि मैं दूसरे की पिच पे खेलने चला गया तो मैं हमेशा पीछे ही रहूंगा। भारत की जो अपना ज्ञान है, भारत का जो अपना मूल ज्ञान है, यदि मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हुए उसको कैपिटलाइज करूंगा तो निश्चित रूप से मैं सबसे आगे चला जाऊंगा। और यदि मैं सोचूं कि दूसरी दुनिया के जो जिन आधार पर वो करते हैं काम, मैं भी वही करने लगूं, तो वो मैं हमेशा पीछे पीछे रह जाऊंगा। और इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो है वो मुझको समझ में आता है भूटान से। भूटान का एक उदाहरण है। भूटान बहुत छोटा सा देश है, तो भूटान को ये लगा कि ये जो जीडीपी की परिकल्पना है, इसमें तो हम कभी कुछ कहीं खड़े ही नहीं हो सकते। हम तो जीडीपी की परिकल्पना में हमेशा सबसे आखिरी पायदान पे दिखाई देंगे, जहाँ पे इतने बड़े बड़े दुनिया के देश हैं। जीडीपी हमारा, तो जीडीपी कभी किसी के आगे कुछ टिकेगा ही नहीं। तो भूटान ने एक नया इंडिकेटर निकाला, उसको बोलते हैं GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। GNH, वो जीडीपी नापते ही नहीं है अपना। उनका कहना है हम जीडीपी हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रखता है। हमारा मतलब है
कि हमारे नागरिक कितने प्रसन्न हैं, हमारे नागरिक कितने प्रसन्न हैं, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और उन्होंने धीरे 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 उसको पूरा वैज्ञानिक पद्धति से उसको डेवलप किया GNH को, और आज UN भी दुनिया के सभी देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स नापता है। दुनिया के सभी देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स UN भी नापता है। तो वो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी तरीके से अपना मूल्यांकन करेंगे, हम हैप्पीनेस देखेंगे, अल्टीमेटली तो हमारा जो नागरिक है वो प्रसन्न है कि नहीं है, यही सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वो GNH करते करते और अब वो उन्होंने उसको इतना वैज्ञानिक रूप से डेवलप कर दिया है कि वो UN भी हैप्पीनेस को मानने लगा है। तो स्ट्रेंथ्स को पहचानना और स्ट्रेंथ्स के आधार पर उनको कैपिटलाइज करना। दूसरा है वीकनेस। सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्या वीकनेस होती हैं, लेकिन कई बार उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें तो किसी दूसरे को तो बताना नहीं है SWOT ये तो केवल अपने लिए रख रहे हैं हम, इसका जो पर्पस है। तो अपनी वीकनेसेस को जब तक आप डायरी में नहीं लिखेंगे तब तक आप उनके बारे में सुधारवादी भी नहीं होंगे। सुधारवादी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये SWOT मुझे एक बार नहीं करना है, ये SWOT मुझे हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद करते रहना है। तो जो वीकनेस मैंने पहली बार लिखी, आप निश्चित रूप से चाहोगे कि उनमें से 1 या 2 वीकनेस कम हो जाए जब मैं दूसरी बार SWOT कर रहा हूं। ये बिल्कुल पक्की बात है, मानव स्वभाव। और यदि मन में किया आपने तो फिर चाहे 2 बढ़ भी जाएंगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कलम से लिखते हुए, आप देखिए, मैं बात कह रहा हूं बड़ी, कि हम बोलचाल में कितनी भी गाली देते हैं एक दूसरे को, कितनी भी भद्दी से भद्दी गाली देते हैं, लेकिन उसी गाली को यदि कोई कहे कि लिख कर दे दो गाली, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लिख कर नहीं दे सकते गाली ना। तो इसी तरीके से जब तक आप लिख कर नहीं करेंगे कोई चीज, तब तक उसका प्रभाव जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये हमको इंप्रूव कर रही है। तो ये SWOT एनालिसिस आप लगातार 5-6 बार करेंगे, आपको लगेगा कि धीरे 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 आपकी जो वीकनेसेस हैं वो कम होती चली जाएंगी। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ्स की वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उनकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को, आप शारीरिक रूप से बहुत सक्षम हैं तो आपको IPS आदि की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यदि आप बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम हैं, आपकी डिबेटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बन जाएं, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएं, मैथमेटिशियंस बन जाएं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ यू हैव अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो उन अपॉर्चुनिटीज का सही तरीके से आकलन करना, क्योंकि जब तक मुझको यही नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, तब तक मैं स्ट्रेंथ का कोई लीवरेज नहीं कर पाऊंगा। और जो मेरी वीकनेसेस हैं उसकी वजह से मुझको अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से मुझको अलग अलग प्रकार के भय हो सकते हैं वातावरण से, कि मैं कुछ कुछ चीज़ों में पिछड़ जाऊं। तो फिर हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो वीकनेसेस हैं धीरे धीरे इनको इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि ये वीकनेसेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती चली जाए और जो थ्रेट्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट होते चले जाएं। जब तक इस प्रकार का मैं एक प्रयास नहीं करूंगा तब तक बेहतर मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। और मैनेजमेंट का एक, चाहे हम प्राचीन समय की बात करें या आगे की भी बात करें, उसका जो सबसे मूल है वो इंडिविजुअल है, मैं स्वयं। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को लगातार कैसे इम्प्रूव करते चले जाएं। एंड SWOT इज़ ए वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव टूल, very simple and very effective tool to improve ourselves and continuously work for our better strengths and to get more and more opportunities from the environment. So VUCA के लिए डेटा ड्रिवन और डेटा ड्रिवन के लिए SWOT एनालिसिस करने से हम कुछ हद तक इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। जो फ्यूचर ट्रेंड है मैनेजमेंट में, not only in management but in every field, we expect more and more innovations in the coming time. We are basically known as agrarian economy. India जो है एक कृषि आधारित
अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तब हम लोग गुलामी में बेड़ियों में थे, तो उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हम एज सच कोई फ़ायदा ले नहीं पाए उस समय, और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई। उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आया जहाँ पर आईटी या सर्विसेज का कुछ रोल बढ़ा, वहाँ पे भारत ने अच्छी तरीके से उसमें अपनी दखलंदाजी की, और आज हमारी जो भौतिक प्रगति है उसमें उस आईटी रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम उससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब है नॉलेज इकोनॉमी। अब सारा का सारा जो अर्थव्यवस्था है वो ज्ञान पर आधारित होती जा रही है, और मुझे लगता है कि भारत में अब चूंकि हम जितने बड़ा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में है वो शायद ही दुनिया के किसी और देश में हो, तो इस समय हमको इसका उपयोग करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और इसके लिए तभी इसका काम हो पाएगा जब हम सब लोग इनोवेटिवली सोचेंगे। तो मैनेजमेंट का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो है कि हाउ टू बी मोर एंड मोर इनोवेटिव। और मोर एंड मोर इनोवेटिव की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये लोग तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ये सब तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है, हम लोग तो उतने क्रिएटिव है नहीं, तो इसलिए हम कहाँ से इनोवेशन करेंगे। तो हम अपने आप को उस दौड़ का हिस्सा मानते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव लोगों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो क्यूरियस होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जो नई चीज़ जानना चाहते हैं, वही लोग इनोवेट कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए अगर फ्यूचर में हमें कॉम्पिटिटिव रहना है तो जिज्ञासु बनना बहुत आवश्यक होगा। और उसके लिए कैसे बनेंगे अब जिज्ञासु? जिज्ञासु बनने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है, जो फार्मूला देके हम अपनी बात खत्म करते हैं। वो है कि अपने आँख, कान, ये दोनों चीज़ें हमेशा खुली रखें। जितना ज़्यादा आप देख पाएंगे, जितना ज़्यादा आप सुन पाएंगे, एंटी गांधी जी बात कर रहे हैं हम कि गांधी जी के बंदर के जस्ट अपोजिट बन जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा देखना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना शुरू कर दें, उतनी ही ज़्यादा आपको इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग करके बात को ख़त्म करेंगे। ये प्रयोग केवल 1 मिनट का है, ये प्रयोग केवल 1 मिनट का है। आप सबके पास डायरी पेन तो है ही है यहाँ पे, है ना? तो अब इसमें हम लोग आपसे एक काम कहते हैं, आपको केवल इतना करना है कि इस कमरे में जहां आप बैठे हुए हैं आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है उसकी सूची बनाते चले जाइए। जैसे ही मैं कहूँगा टाइम स्टार्ट्स, आप लिखना शुरू कीजिए। जब मैं कहूँगा टाइम एंड्स, तब आप रोक दीजिए। ठीक है? ओके, टाइम स्टार्ट्स। ओके, प्लीज स्टॉप। तो आप में से कितने लोगों ने करीब 12 की सूची बनाई? 12। तो 12 तो बहुत वाले हो गए, अब 15 देखते हैं। 19, तो मैडम ने 19 बनाए। 19 से ज्यादा 22, 22 से ज्यादा 30, तो 30 वाले से मेरे ख्याल ज्यादा कोई नहीं होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये कहने का अभिप्राय ये है कि हम सबके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी थी, एक ही जगह बैठे हुए हैं। हम में से कुछ लोग शायद 10 पर अटक गए हों, कुछ 15 तक पहुंचे हों, भाई साहब 30 तक पहुंच गए। तो ये एग्जाम्पल है इस बात का कि हम कितना देख सकते हैं। सबके लिए उतना ही समय था, 1 मिनट, एक ही जैसी परिस्थिति। अपना देखने का जो दायरा है, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकेंगे उतनी ज़्यादा हमको इनोवेशन करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी, और जितना हम नहीं देख पाएंगे उतना ही हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली जाएंगी। और इनोवेशन हमारे लिए आगे आने वाले समय में सक्सेस का बहुत बड़ा रास्ता यही होने वाला है। अगर हमने इनोवेट नहीं किया, मैं जितने भी
चाहे पूज्य स्वामी जी हों या और भी महात्माएं जितने भी लोग प्रवचन करते हैं, आप तभी तक उसके प्रवचन में आनंद लेते रहेंगे जबकि हर बार आपको उसके प्रवचन में कोई नई बात मिले। अगर आपको पता लग जाए कि हर 15वें प्रवचन के बाद 16वें प्रवचन में यही रिकॉर्ड आ जाएगा, तो फिर आप धीरे धीरे उससे मतलब दूर होते चले जाएंगे। तो इनोवेशन जो है वो आपकी सक्सेस का, पर्सनल सक्सेस का भी बहुत बड़ा एक टूल बन सकता है, और वो हमारी संस्थाओं के लिए भी बहुत बड़ा टूल बन सकता है। और आज की तारीख में भारत में इनोवेशन की अनंत संभावनाएं हैं। उसके लिए केवल एक आंकड़ा देकर बात को समाप्त कर सकते हैं। जैसे पेटेंट होते हैं, तो हम लोग पेटेंट करते हैं, जो भी नया इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। आपको इसलिए मैं ये आंकड़ा देना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि डेटा के आधार पर ही अब आगे सारा खेल होने वाला है। भारत में अभी तक टोटल जो एक्टिव पेटेंट्स हैं, टोटल एक्टिव पेटेंट्स अभी तक जो भारत में हैं, वो लगभग 92,000 हैं। भारत में टोटल एक्टिव पेटेंट्स अभी तक केवल 92,000 के आसपास हैं। पिछले साल 2020 में भारत ने 25,000 पेटेंट्स ग्रांट किए। भारत सरकार ने 25,000 पेटेंट्स ग्रांट किए। उस 25,000 पेटेंट्स में से 21,000 पेटेंट्स फॉरेनर्स के थे और केवल 4,000 पेटेंट्स भारतीय नागरिकों के थे। भारतीय नागरिक में मतलब उसमें मैं IITs, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, NITs, CBRI, जितने भी सारे संस्थान हैं, सबको मिला जुलाकर केवल 4,000 पेटेंट्स भारतीय नागरिकों के थे और 21,000 विदेशी लोगों के थे। तो एक तो यही बहुत बड़ा गैप है कि हमारे पेटेंट ऑफिस से ज़्यादातर पेटेंट्स जो हैं वो विदेशी लोगों को मिल रहे हैं, ना कि भारतीयों को मिल रहे हैं। एक मुद्दा जो सोचने का है। दूसरा मुद्दा जो इससे भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जितने विदेशी लोगों के पेटेंट होते हैं, हमारा जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, वो सीधा सीधा उससे प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा विदेशी पेटेंट होंगे उतना FDI बढ़ेगा, तो वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको चाइना और अमेरिका का डाटा बताऊं तो फिर स्थिति बहुत खराब हो जाती है। चाइना में एक साल में लगभग 12.5 लाख पेटेंट्स की एप्लीकेशन दाखिल होती है और उसमें से लगभग 6 से 6.5 लाख पेटेंट ग्रांट होते हैं एक साल में। हम पेटेंट करते करते आज़ादी से कर रहे हैं, हम 70 साल में अभी 92-93 हज़ार पेटेंट पे पहुंचे हैं टोटल मिलाकर, और चाइना एक साल में 6.5 लाख पेटेंट ग्रांट करता है। और अमेरिका एक साल में लगभग 3 से 3.5 लाख पेटेंट ग्रांट करता है। मतलब अमेरिका भी चाइना से जस्ट आधे पर कहीं झूल रहा है। तो इसलिए आप ये सोच लीजिए कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है। अगर हमें उनके बराबर पहुंचना है तो हम इनोवेशन कर करके थक जाएं तो भी हमारा कोटा अभी खाली रह सकता है। तो ये आगे आने वाले मैनेजमेंट में या जो भी लोग, चाहे आप योगा की फील्ड में रिसर्च कर रहे हों, आप फिलॉसफी की फील्ड में रिसर्च कर रहे हों, तो आप ऐसे टूल्स बना सकते हैं कि आप पर्सनालिटी को चेक करें और वो आपकी एक एल्गोरिथम की फॉर्म में पेटेंट हो जाए। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इनोवेशन के बहुत सारा स्कोप है और फ्यूचर मैनेजमेंट जो है वो इसी चीज़ पर टिका हुआ है। क्योंकि देखिए, अर्थ और समाज, ये दोनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलने की आवश्यकता है। और जितनी भी चीज़ों को आगे लेके जाना है उसमें मुझे लगता है कि इनोवेशन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और इसलिए आप लोग जितने ज़्यादा अपना नैव परसेप्शन, हम इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं नैव परसेप्शन, जितना आप अपना नैव परसेप्शन सुधारेंगे उतना ज़्यादा आप एक बेहतर पर्सनालिटी के रूप में काम कर पाएंगे। तो यही मैं अपनी बात को विराम करता हूं, और अगर समय अनुमति देता है तो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। यस सर, एक प्रश्न था कि एक गुड मैनेजमेंट ये है कि हम कोई सुपीरियर व्यक्ति है और उसको वर्कलोड एक्सेस में दे देते हैं, या ये एक अच्छा मैनेजमेंट है कि हम हर व्यक्ति की क्वालिटीज़ को निकालें कि कौन किस में अच्छा और उसको फिर इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क दें? तो क्या एक अच्छा मैनेजमेंट होता है दोनों में से? ये मेरा प्रश्न है। देखिए, इसको मैं इस तरीके से बात को देखता हूं कि एक जो सीनियर व्यक्ति होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि अपने जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उन सबके टैलेंट को पहचाने
और वो कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में ज़्यादा निपुण है उसके हिसाब से काम दें। लेकिन संस्थाओं में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और कुछ लोगों के पास रिलेटिवली कम काम रहता है। अब उसमें जो लोग थोड़ा सा नकारात्मक सोच रखते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम ही पर सारा काम लाद दिया गया और दूसरे व्यक्ति को तो कुछ काम दिया नहीं जा रहा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि वो उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। और एक किताब है वी चंद्रमौली की, बड़ी अच्छी किताब, उसका टाइटल है कैटलिस्ट। उसने ये कहा है कि हमको अपने जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं जब हम पर बहुत ज़्यादा काम हो जाए, और जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो जाए आप उसको एक कैटलिस्ट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप दूसरों से कैसे बहुत आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज तो सारे लोग एक ही जैसे रफ्तार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इतने साल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर कर लिए तो फिर मैं एसोसिएट बन जाऊंगा, एसोसिएट कर लिया तो प्रोफेसर बन जाऊंगा। वो तो सभी के जीवन में हो ही जाना है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि कोई प्रोफेसर बन गया तो कोई उसने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट कर लिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट तब है जब वो आउट ऑफ द वे प्रोफेसर बन जाए, जब उसको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिल जाए, तो वो एक वो है। तो वो अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिलती हैं। अगर आपके जीवन में ज़्यादा काम करने की वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो वन शुड टेक देम पॉजिटिवली। ये प्रथम प्रश्न ये है कि ABCD ये जो बनाए हैं तो प्रॉपर चैनल के माध्यम से कार्य होना चाहिए जी। परंतु बीच में कुछ लोग जैसे कई बार कहने पर समझाने पर वो चीज़ नहीं हो पाती, तो उसकी वास्तविकता क्या है? तो A यदि D से डायरेक्ट संपर्क करता है तो दोष क्या है? उसमें अभी तो चूंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, ईमेल का समय आ गया है, तो आप A से D से सीधा संपर्क कर सकते हैं, प्रोवाइडेड B और C को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। प्रोवाइडेड B और C को पता है कि आप A से D जो है सीधे संपर्क कर रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग इस चीज़ को अगर कम्युनिकेशन की क्लास में जाएं तो हम कहते हैं ना कि ईमेल मैंने किसको तो 2 में लिखा है, किसको CC में किया है और किसको BCC में किया हुआ है। ये अगर मुझे सही से पता है तो ये जो बात आप कह रहे हैं इसको बहुत सहजता से समझाया जा सकता है कि मैं सीधे D से बात कर रहा हूं, लेकिन B और C को मैंने बता रखा है कि भाई मैं सीधे D से बात कर रहा हूं। तो इसलिए वो अब अपनी इग्नोरेंस नहीं शो कर सकते कि हमें तो आपने बाईपास कर दिया और हमारी तो आवश्यकता ही नहीं है सिस्टम में। इस तरीके की जो बातें हो जाती हैं, तो आप A से D तक जाएं लेकिन B और C को लूप में रखें, उनको संतुष्ट करके रखें। संतुष्ट नहीं, मतलब चूंकि आपने उनको D का अधिकारी बना रखा है, फिर नहीं तो क्या होता है, और नहीं तो उसमें समस्या क्या होगी। संतुष्ट की बात नहीं है, संतुष्ट तो मैं थोड़ा सा इसको नकारात्मक मान रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक ये व्यक्ति है D, इसको ये A हो गया, ये B हो गया। अब ये A जो है इसको कमांड दे रहा है, B भी कमांड दे रहा है, तो जो D है वो A को कहेगा कि सर मैं B का काम कर रहा हूं, B को कहेगा वो A का काम कर रहा हूं, काम वो किसी का नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो ये नुकसान होगा संस्था का। तो संतुष्ट की बात नहीं है, वो संस्था की हमें तो एफिशिएंसी बढ़ानी है, और उस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जब B और C को पता है कि भाई A ने इसको ये काम दे रखा है सीधा D को, तो उनको पता है कि D कहीं मीनिंगफुली इंगेज्ड है, और उसको पता है कि ये बात B और C को भी पता है कि मेरे को A सीधा कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये जी। 1 मिनट का जो कार्य दिया आपने हमको सबको, अब दृष्टि में तो सबको वही चीज है जो यहाँ दिखाई पड़ रही है। किसी का जैसे आदरणीय संदीप जी की लेखनी बहुत तीव्र है, माता जी की भी उन्होंने भी काफी किया। तो इसका हम पैरामीटर कैसे बनाए कि नहीं इन्होंने ही सबसे ज्यादा वो किया, उनकी लेखनी तेज है। नहीं, वो लेखनी का तो एक विषय है, लेकिन हमारी दृष्टि कितनी जा रही है वो भी इसका मुख्य वो है। और उसके लिए मैंने तो केवल एक प्रयोग करके दिया, इसके सैकड़ों प्रयोग हो सकते हैं कि ये चीज ये कैसी बढ़ाई जा सकती है। जैसे अभी मान लीजिए हमने ये वाला सवाल दिया था कि 1 मिनट में आपको कितना दिख रहा है। एक दूसरा सवाल बना लेते हैं 1 मिनट में कि आप ऐसी चीजें लिखिए जो लाल रंग की हो और बहुत भारी हो, लाल रंग की और बहुत भारी हो। तो अब सोचिए और 1 मिनट के अंदर लिखिए कि ऐसी ऐसी। तो ऐसे नाना प्रकार के आप छोटे छोटे सवाल बना सकते हैं, और इनसे आपको कुछ ही समय में ऐसा लगेगा कि हाँ अब आपको थोड़ा ज्यादा दिखने लगा है। सर एक सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने विषय गंभीर विषय को भी और हमसे अनकनेक्टेड होते हुए भी वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इसी के विद्यार्थी हैं। और बहुत प्रिसाइज और क्रिस्प आपके आंसर्स होते हैं, बहुत रेयर है ये चीज़, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है सर कि जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, थोड़ा वर्कलोड रहता है 3 या 4 क्लास, तो जो हमारे पास पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल होती है उनको इंगेज करने में। तो एक मतलब कोई ऐसी चीज़ कि उनको कैसे बेटर तरीके से मैनेज कर पाएँ, स्कॉलर्स को किन चीज़ों में हम लगा के रख सकते हैं कि वो पर डे उनको कुछ ऐसा काम रहे। कभी कभी हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उनको क्या करवाएं उनसे, क्लास उनको चूंकि हम नहीं दे रहे हैं। जी It's a very good question. I appreciate. Before I launch upon my answer, I really give my high regards for the chair here, Pro Vice Chancellor ji, and all the faculty members and the Paramahansa ji and Swami ji and Acharya ji. It's a very good question. How to manage in the class of the different faculties when you really wanted to do it. I've been really attending the management courses or classes in Bonn, Berlin, Kampala, London, etc. One aspect really I appreciate his great efforts in putting forward everything, SWOT analysis, everything. But one thing is the management is of basically two types. One is a democratic management. Next is autocratic management. As faculty members, you all should be aware how to approach the students, student community, how to approach the faculty community, how to approach the administrative community. We have to deal 3 areas as a very good faculty person. You need to grow. Today you are assistant professors, tomorrow you will be associate professors, tomorrow professor, and will become HODs, deans, etc., and vice chancellors, etc. You need to handle a huge amount of people. So, in this democratic approach is, this type of management is, you need to really put a problem in front of them. Throw the problem in front of them and ask them to take out the decision. That is one way of management. In the democratic management, coming to decision is difficult. It will take time. People will have different opinions. But once the decision is taken, it is easy to implement. The next part is autocratic management. At times, when you are assistant professor, you are students, you are right. When you feel that the direction what your decision is taken is good, you apply there among the students. When such decision is there regarding academics or anything else, that is called as autocratic management. So the third one is neither democratic nor autocratic. The third one is what our Swamiji is having it now, charismatic management. Yesterday we have seen in yoga, he held the whole globe with his mic. 4 hours of talk from 4 o'clock to 8 o'clock in the morning without repeating any single issue. That is a charismatic management. Yeah, this is what I feel. And the last one is the good question what Rosen by other person was, how to really achieve the issues. One small gap, I just wanted to fill it up with the permission of the chair. With your permission, sir. So you set up your goals. The goals or achievements. This has been stressed to us in various management courses. That is, put your goals as a SMART goals. Set right your goal as specific. Specific goals. SMART means SMART. Specific goals, measurable goals, achievable goals, realistic goals, time-bound goals. These 5 are very much essential for all the faculty members and as well as students and for all the managers. Set right your goals in anything you do. Before you think of doing something, set right your goal. It should be specific, measurable, achievable, realistic, time-bound. I really thank the management with this permission. Thank you so much.